Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School Class 10th History Chapter 2 Nationalism in India. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने यूनिट 2 डिस्कस करी थी, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो अलग अलग जगह चला और वो स्लो डाउन क्यों हो गया। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है और ये कैसे चला, उसकी तरफ किस तरीके से महात्मा गांधी बढ़ते हैं और क्यों डिसाइड करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले ही आप समझ लीजिए क्या होता है। डिसोबीडियंस यानी हम किसी की आज्ञा जब ना माने, बात ना माने। तो जिस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के लिए कहा था गांधी जी ने कि वो हमारे कॉपरेट से आए हैं, हमने उनकी हेल्प करी है जब भी तो वो यहाँ पर आए हैं। तो अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो कॉलेप्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने बायकॉट करा। तो गांधी जी ने सजेशन दी थी कि बायकॉट कर दीजिए। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, यानी जो भी वो रॉन्ग लॉज बनाएंगे हम उसको नहीं मानेंगे, डिसोबे करेंगे कि हम आपकी गलत नीतियों को नहीं मानेंगे। तो पेपर में अगर दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसे कहते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, तो आपको एक डेट ध्यान कर लीजिए कि दोनों की डेट में क्या डिफरेंस है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको स्टार्ट करा था बाइकॉट के थ्रू और इसको स्टार्ट करा है कि जो भी उनके लॉ हैं उनको डिसऑबिडेंट करना, उनको ना मानना। ठीक है, तो ये तो था इन दोनों का डिफरेंस। और अब हम देखेंगे कि 1902 में जो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन को डिसाइड करते हैं विड्रॉ करने की, जो वो मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, तो वो फील करते हैं कि जो टर्निंग हो गया है नॉन कॉपरेशन वायलेंट में चेंज हो गया था, इसलिए तो वापस लिया था। आपने देखा था ना गोरखपुर में जो चोरी चोरा मूवमेंट था, उसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, क्लासेस बढ़ जाते हैं पुलिस के बीच में और किसके बीच में, पीजेंट्स के बीच में। तो वहाँ पे वायलेंट होने की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और अब वो क्या सोचते हैं कि जो हमारे सत्याग्राही हैं, यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक मास स्ट्रगल यानी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले ट्रेन करना पड़ेगा। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स फ्रॉम वर वाई नाउ ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल्स। यहाँ पे कांग्रेस जो है वो भी जो उनके लीडर्स हैं क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि मास स्ट्रगल करेंगे। एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल्स काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि मास स्ट्रगल चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी ट्राई करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में आना बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉन कॉपरेशन में तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, गांधी जी के कहने से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शन होंगे, एक्ट कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग इंडियंस पार्टिसिपेट ले सकते थे इलेक्शन में। तो वो फील करते हैं कि अगर आपको ब्रिटिश जी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपोज करना है, उनके अगेंस्ट जाना है, तो आपको काउंसिल में आना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे आप बैठेंगे, उनको सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब तो आप आर्ग्यू कर पाएंगे। और आर्ग्यू रिफॉर्म यानी जो भी आप सुधार करना चाहते हैं उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। और आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो काउंसिल के अंदर के, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो। बट वो नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक तो हम नहीं कह सकते कि वो काउंसिल डेमोक्रेटिक थी, लेकिन फिर भी अपनी पावर को इंक्रीज करने का एक तरीका था, उनके काम को जानने का, ब्रिटिश के कि किस तरीके की वो पॉलिसीज़ बनाने हैं, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते थे। तो जो लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर, उनको समझ आ गया था कि काउंसिल के थ्रू हम इलेक्शन के थ्रू ही अपने पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि किसने स्वराज पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हैं। अब कांग्रेस जो है वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आ जाती है। और यंगर लीडर्स, लेकिन वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। यानी जो ये लीडर्स हैं स्वराज पार्टी के, ये क्या कहते हैं, ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करके चलते हैं, वो जो थोड़े बहुत राइट्स देते हैं हम उनको मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो प्रेस करते हैं कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए और एक रेडिकल मास एजिटेशंस की ज़रूरत है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। और वो एक पूर्ण स्वराज चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है गवर्नमेंट ने हमें कुछ राइट्स दे दिए, कुछ सर्विसेज दे दी और हम वो हैप्पी हो जाएं कि हाँ जी ठीक है और खुश हो जाएं, नहीं। तो यहाँ पे देखने को क्लासेस मिला कि जो यंगर लीडर्स हैं वो थोड़े से एजिटेशंस हैं। और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की जो यहाँ पे
है, अलग थॉट्स हैं यहाँ पे। अब इसी के साथ सिचुएशन कुछ और भी चल रही थी। दैट मीन्स जो सिचुएशन अगर देखेंगे कि जो इंटरनल डिबेट है और डिसेंशन देखने को मिला, यानी जो विरोध देखने को मिला, उसके दो फैक्टर अगर हम देखें इंडियन पॉलिटिकल्स को, वो अलग ही शेप देंगे 1920 में। कैसे? द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट क्या पड़ा था? एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गए, डाउन हो गए। 1926 से लेकर 1930 तक, ओ माय गॉड, कोलैप्स हो गए। अब यहाँ पे एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डेक्लाइन। अब देखो, एग्रीकल्चर अगर जो गुड्स है वो फेल हो जाएगा, यानी उसकी डिमांड नहीं होगी, तो एक्सपोर्ट तो डेक्लाइन होगा ही ना, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ की डिमांड नहीं हो रही है तो एक्सपोर्ट कोई क्यों करेगा? क्योंकि जब डिमांड यहाँ पे जा ही नहीं रही है तो हम जब भी तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे जब डिमांड कोई करेगा। तो पीजेंट्स देख रहे थे कि उनको सेल करने में बहुत मुश्किल हो रही है अपनी फसल को, तो वो रिवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे हैं। 1930 में देखते हैं कि कंट्री साइड में अब जो ये टर्मोइल आप देख रहे हैं, किस तरीके की उथल पुथल चल रही है। तो ये सारी कंडीशन थी, और जो कि एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार करेगी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि लीडर्स जो थे वो भी सोच रहे थे हमें एक मास मूवमेंट चलाना चाहिए, और महात्मा गांधी भी सोचते हैं। तो क्योंकि अभी 90 आपने देखा था कि 1992 में हमने ये जो महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर लिया था, यानी जो मूवमेंट है वो वापस ले लिया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत टाइम हो गया है, तो इस टाइम पीरियड में अब वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो और भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है तो उसके लिए अब ये तैयारी देखो कैसे हो रही है, बैकग्राउंड कैसे तैयार हो रहा है, लोगों के बीच में किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब ये सेकंड रीज़न है, आप देखो क्या एक दूसरा फैक्टर है जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर देगा इंडिया की। यहाँ पे जो टॉरी गवर्नमेंट है, जो न्यू गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, जो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, न्यू टॉरी गवर्नमेंट, यानी वहाँ यहाँ पर जो अगेंस्ट द बैकग्राउंड है न्यू टॉरी गवर्नमेंट का, ब्रिटेन क्या करता है यहाँ पे करता है, जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन के अंदर, सॉरी, जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्यूटरी कमिश्नर अंडर सर साइमन। तो वो क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूट डिज़ाइन करने के लिए कमीशन को बनाते हैं, और उसका हेड कौन होते हैं? सर जाइमन। यानी क्या होता है, यहाँ पे जब कंडीशन चेंज हो रही होती है तो गवर्नमेंट देखती है ब्रिटेन के अंदर कि भाई चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। और ये सब चीज़ करने के लिए वो सर साइमन कमीशन को भेजते हैं कि वहाँ की जो कंडीशन है वो देखो और रिपोर्ट तैयार करो और वहाँ पे हेल्प करो, एक्चुअली में वहाँ चल क्या रहा है। तो ब्रिटेन ने तो, कि जो गवर्नमेंट ने, उसने तो अच्छा ही सोच के भेजा था सर साइमन को कि ठीक है वहाँ की सिचुएशन रिस्पॉन्स करो। लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट ये जो था, जो सेटअप हुआ है यहाँ पे, रिस्पॉन्स सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे कैसे सेटअप हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है? कमीशन वॉज लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब ये तो ब्रिटेन ने भेजा था इसको कि भाई वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहे हैं, जो वहाँ पे सेटअप हो रहे हैं, वो भी देखना है, और साथ में देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया का फंक्शन मतलब कर सके वहाँ, इस तरीके से बनाओ सिचुएशन को, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ इंडिया के लिए जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो सजेस्ट करते हैं चेंज, और अगर कुछ आपको लगता है चेंज करना है तो वो सजेशन आप दो। तो ब्रिटेन ने तो एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था सर साइमन को, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए इंडिया के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आती है, ये तो अच्छा ही था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया के लिए और इंडियंस की सपोर्ट में है ये चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब उसके अंदर कोई भी ब्रिटिश का कोई भी सिंगल मेंबर नहीं होता। तो यहाँ पे जब साइमन आता है और उसको बोला जाता है, जैसे ही वो इंडिया में आता है 92 में, कि उसका स्वागत कैसे किया जाता है, स्लोगन से, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं, और ऑल पार्टीज इंक्लूड द कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग की पार्टी हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में, प्रदर्शन करने में, और इन एफर्ट टू विन दैम ओवर, वो जीत भी जाते हैं। लेकिन फिर देखेंगे इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर द, इस पे उनको ओवर करने के लिए, विन करने के लिए, अब जो वसराय लॉर्ड हैं, इरविन हैं, वो क्या सोचते हैं, वसरॉयल जो लॉर्ड हैं वो क्या सोचते हैं, इरविन अब एक ट्रिक खेलते हैं, यानी वो एक ऑफर देते हैं, अनाउंस करते हैं 1929 में इस कंडीशन को संभालने के लिए,
कि वो एक अस्पष्ट ऑफर देते हैं जो क्लियर नहीं है। मतलब एक वैग है ऑफर डोमिनेंट स्टेटस का। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है स्टूडेंट, वो कह रहे थे कि जब ये डिमॉनेस्ट्रेशन कर रहे थे लीडर्स और ये मुस्लिम लीग के जो पार्टिसिपेटेड हैं, तो वो जब डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं कि ठीक है, आप अपना रूल बना लो, लॉ बना लो, आप अपने हिसाब से क्या करो, मतलब अपना काम करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रिटेन के अंडर ही सब कुछ करना पड़ेगा। यानी हम कंट्रोल हम करेंगे और लॉ चाहे आप बना लो, रूल चाहे आप कर लो, लेकिन जो ये कहते हैं कि इरविन क्या कहते हैं कि डोमेन हमारा रहेगा। तो डोमिनी इसमें बोला है डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे इंडियन इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, जिसके अंदर उनका खुद का कोई ऐसा स्पेसिफिक फ्यूचर नहीं होगा जिसे हम कह सकते हैं। मैंने कहा ना कंट्रोल में रहेगा किसके, ब्रिटेन के। तो यहाँ पे एक राउंड टेबल का भी वो कॉन्फ्रेंस करने का ऑफर देते हैं। एक तो देते हैं जो लॉर्ड इरविन है, वर्साए जो लॉर्ड इरविन है वो क्या देते हैं, डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर देते हैं। सेकंड कौन सा ऑफर देते हैं, वो देते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जो ब्रिटेन में होती थी और वहाँ पे मीटिंग्स होती थी इंडियंस कांग्रेस लीडर्स के जो मेंबर होते थे, तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहलाती है। तो उन्होंने बोला कि सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया लीडर्स को कि ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आराम से बात कर लेते हैं, क्या जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं तो होते कांग्रेस के लीडर। कौन, रेडिकल्स जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, जो यंगर लीडर होते हैं, वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हैं। वो तो डिमांड किसी भी पूर्ण स्वराज चाहिए पूरा, हमें क्या करना है, डोमिनियन स्टेटस में जाना ही नहीं है और ना हमें राउंड टेबल में पार्टिसिपेट लेना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। और अब ये ऐसी बात करते हैं तो इनका असर्टिव, मोर असर्टिव होते हैं, क्योंकि जो इनकी बात होती है बहुत ज़्यादा सब पसंद करने लग जाते हैं। तो जो लिबरल और मॉडरेट्स हैं हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो जो लिबरल्स होते हैं और जो दूसरे मॉडरेट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का फ्रेमवर्क ब्रिटिश डोमिनियन के साथ मिलके करने के लिए कहते हैं, वो अपना लॉस्ट खो देते हैं। जो दूसरे लीडर नहीं होते हैं कांग्रेस के, जो दूसरे लीडर होते हैं, वो तो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है ब्रिटिश डोमिनियन के नीचे हम काम कर लेंगे, लेकिन उनका जो वो अपना फेवर लॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी बातों से सब इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं हमें तो नहीं चाहिए ये जो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आप अपना रूल बनाओ, डोमेन करो, अपनी पार्टी बनाओ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन हमारे अंडर ही करोगे, ओवरऑल कंट्रोल हमारा ही रहेगा। तो उसका क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे दिसंबर 1929 में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। लाहौर का कांग्रेस एक सेशन होता है, उसमें फॉर्मलाइज किया जाता है, डिमांड की जाती है पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया के अंदर। तो प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ध्यान रखना, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जो कांग्रेस का होता है। अब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, अब ये क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 26 जनवरी 1930 को कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे इस दिन, और हम शपथ लेंगे कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ही स्ट्रगल चलेगा। तो 26 जनवरी को यहाँ पे जब वो सोचते हैं तो वो हो तो नहीं पाता, लेकिन अब जब आपने देखा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी को ही और 1950 को ही लिखा गया। क्यों, इसी का रीज़न यही है क्योंकि जब उन्होंने जो हमारे जो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या करा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था, 1949 में, एक साल पहले तैयार हो चुका था, मतलब 2 महीने पहले तैयार हो चुका था। कब, 26 नवंबर में। तो लेकिन जो अभी आप अब देखते हो 26 जनवरी को जो आप बनाते हो अपना रिपब्लिक डे बनाते हो, क्यों बनाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इसी डेट की इम्पोर्टेंस को वैल्यू देते हुए तो इसी दिन को, यानी बन तो गया था नवंबर में, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी को और 1950 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, अडेप्ट किया गया। तो इस डेट को कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू इस डेट को बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस की हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इस डेट का ध्यान रखते हुए 26 जनवरी डेट रखी गई कि इसी डेट को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना।
और उस डेट को चलो ठीक है इंडिपेंडेंस नहीं मिली। अब उसके बाद जो वहाँ का, लेकिन ये जो मतलब बहुत लोग इसको लिटिल अटेंशन दे पाते हैं, जो ये सेलिब्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इतना अट्रैक्शन इस तरफ नहीं आ पाता है, ये उनको नहीं मिल पाता है, यानी इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती है। और महात्मा गांधी ये देखते हैं कि अब हमें कुछ ऐसा आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेना पड़ेगा, यानी फ्रीडम के लिए इससे ज़्यादा हमें मोर कॉन्क्रीट इशू उठाने पड़ेंगे एवरीडे लाइफ के, जो लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो महात्मा गांधी जी ये सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मास पॉपुलेशन यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, ताकि हम बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सकें, एक वो चला सकें, जिसे कहते हैं मूवमेंट चला सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पॉपुलेशन को इश्यूज़, जो एवरीडे लाइफ की इश्यूज़ हैं लोगों के, वो उठाने पड़ेंगे, और तभी हम एक मास लेवल पे चला सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सॉल्ट मार्च जो था वो चलाया, और ये सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ा। अब स्टूडेंट्स, सॉल्ट मार्च क्या है, डांडी मार्च, वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों उन्होंने इसको हथियार बनाया, क्यों सोचा, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, महात्मा गांधी देखते हैं सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है यूनाइट करने के लिए नेशन को, क्योंकि 31 जनवरी 1930 में जब वो एक लेटर लिखते हैं वर्सराय इरविन को, तो वो कहते हैं 11 डिमांड्स हमारी हैं। 11 डिमांड्स के अंदर यानी वो सारी डिमांड्स हैं जो सारी पब्लिक की कुछ ना कुछ डिमांड्स से, बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई हैं, और सारे लोग उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मोस्टली सॉल्ट को भी यूज़ इसीलिए करा था, इसीलिए उन्होंने इसको इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की सोची थी। तो जनरल इंटरेस्ट जो है, ताकि वो अपनी तरफ इस डिमांड की तरफ डिफरेंट क्लासेस का खींच सकें, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के इससे लेकर पीजेंट तक सारे टॉपिक्स उन्होंने इस डिमांड में डाल दिए थे, और सबके फ़ायदे इस चीज़ में डाले थे। तो उन्होंने डिमांड करी थी वाइड रेंजिंग आइडिया ऑफ सो ऑल क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम, ताकि सभी क्लासेस जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो इन डिमांडों से अपने आप को ऐड कर सकें, और एवरीवन ब्रॉट टुगेदर अ यूनाइटेड कंपेन, और एक साथ सबके सब यूनाइटेड में आ जाएं, कंपेन एक साथ मिलकर चलाएं। तो यहाँ पे उन्होंने मोस्ट जो स्टीयरिंग देखी ऑल ऑफ डिमांड, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि अबॉलिश टू द सॉल्ट टैक्स, यानी टैक्स एक ऐसी जो सॉल्ट पे लगाते थे, और सॉल्ट एक क्या है, एक कंज्यूम रिच भी करता है, पुअर भी करता है, और उस पर सॉल्ट लगाना क्योंकि वो हमारा एक एसेंशियल आइटम है फूड पे, तो टैक्स ऑन सॉल्ट पे लगाना गवर्नमेंट की मोनोपोली प्रोडक्शन पे जो वो कर रहे हैं अपनी मोनोपोली लगा के, तो गांधी जी इसके विरोध करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि हम रिविल करेंगे, यानी हम उनको पता चला कि जो मोस्ट ऑपरेसिव है, यानी जो ब्रिटिश रूल हैं बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हैं इस चीज़ को लेके, तो क्योंकि वो टैक्स लगा रहे हैं वो भी इस चीज़ पे, सॉल्ट पे, वो भी हमारी एक बेसिक नीड है, उस पे वो सॉल्ट लगा रहे हैं। तो उनको ये लगा कि हम इसके थ्रू बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने सॉल्ट का इसलिए उन्होंने ये मैटर उठाया, क्योंकि ये गरीब और अमीर सबकी एक ज़रूरत थी। महात्मा गांधी लेटर लिखते हैं, अल्टीमेटम दे देते हैं डिमांड का कि हमारी 11 मार्च तक अपने हमारी जो मांग है वो पूरा कर दो। अब लेटर जो है वो स्टेटेड हो जाता है, यानी जो कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबिडेंट कैंपेन, अगर कैंपेन मतलब उस लेटर में बोला है कि स्टेट, यानी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप मतलब हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। इरविन क्या है, वो इस नेगोशिएट में कोई इच्छा नहीं रखता, उसने अनविलिंग कर दिया, वो बात ही नहीं मानता। तो महात्मा गांधी स्टार्ट कर देते हैं फेमस सॉल्ट मार्च कंपेन 78 अपने वॉलंटियर के साथ। वॉलंटियर क्यों, क्योंकि जो गांधी जी बहुत फास्ट चलते थे, तो उनको ऐसे वॉलंटियर चाहिए थे जो बहुत फास्ट चल सकें उनके बिल्कुल कंपेयर में, तो इसीलिए 78 उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर को रखा गया। और मार्च ये 40 माइल की थी, इतनी दूर इनको जाना था। गांधी जी के आश्रम से साबरमती से ये स्टार्ट होता है, गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक ये जाता है। तो प्लॉट ये करने के लिए आपको मैप में आ सकती है, आपको ध्यान रखना है गुजरात में डांडी। तो अब यहाँ पे वॉलंटियर वॉक करते हैं 24 डेज, और एक दिन में 10 माइल्स वो चलते हैं। थाउजेंड्स
केम टू हियर, मतलब हजारों की संख्या में महात्मा गांधी को सुनने के लिए जब वो रुकते थे, रास्ते में भीड़ लग जाती थी, तो वो स्वराज का मीनिंग उनको समझाते थे पीसफुली कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश को किस तरीके से उनके अगेंस्ट जाना है। तो ये स्वराज का मीनिंग लोगों को समझाते हुए जाते थे। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वायलेट करते हैं लॉ को, यानी उल्लंघन कर देते हैं लॉ को, क्योंकि डिसऑबिडेंस मूवमेंट का मतलब ही ये था कि हम आपके लॉ को नहीं मानेंगे जो गलत लॉ हैं। तो वहाँ पे वो पानी बॉयल्स करते हैं, सी वाटर को बॉयल करते हैं, सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनकी फैक्ट्री के आगे मतलब ब्रिटिश को ये बताते हैं कि देखो हम अपने हमने ये नमक बनाया है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट कहीं ना कहीं देखेंगे कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 6 अप्रैल को यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट, यानी इसका मतलब ही था लॉ का वायलेटेड द लॉ, समझ गए। जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था बायकॉट, और सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट का मतलब है वायलेटेड द लॉ, यानी लॉ को ना मानना। तो ये पेपर में डिफरेंसेस आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन। अब यहाँ पे जो पीपल थे वो सिर्फ रिफ्यूज़ ही नहीं कर रहे थे कॉपरेशन, क्योंकि गांधी जी ने बोला था ना कॉपरेशन को रिफ्यूज़ कर दो। अब सिर्फ ब्रिटिश को कॉपरेशन के साथ साथ इग्नोर करना भी शुरू कर दिया, यानी लॉ भी ब्रेक करने शुरू कर दिए। अभी तो क्या चल रहा था कि भाई ठीक है कॉपरेट नहीं करना, बाइकआउट कर दो, अब साथ के साथ उनको डिसऑबे करना भी शुरू कर दो, यानी कॉलोनियल लॉ को तोड़ना शुरू कर दो। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाए हैं अनजस्टिक रूल लगाए हैं, लॉज लगाए हैं, उन्हें तोड़ना शुरू कर दो। तो ये 1921 और 22 में जो हुआ था, मतलब जो नॉन कॉपरेशन के लिए जो मूवमेंट चला था उसके साथ साथ ये भी चल पड़ता है, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट भी। यहाँ पे आप डिफरेंट पार्ट में देखेंगे। अभी आप जो आपने यहाँ पे देखा है सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट, जो डेट ध्यान रखना 6 अप्रैल की, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ये सक्सेस हो जाता है या नहीं। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज ब्रोक सॉल्ट लॉ, सभी अलग अलग पार्ट्स में ये सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, नमक कानून को जो है, और अपना नमक बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इंडियंस, और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसके आगे, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री के आगे, कि हमने अपना नमक खुद बना लिया है, अब हम ना तुम्हारा नमक चाहिए और ना हम आपको टैक्स पे करेंगे। इसी मूवमेंट के चलते चलते साथ में क्या हो रहा था, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करना, लिक्विड शॉप को पिकेटिंग करना, यानी जो शराब की दुकानें थे वो बंद करना, पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया रिवेन्यू देना, चौकीदारी टैक्स देना, और जो विलेजेस थे, विलेज के अंदर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, गांव में जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे। एंड मैनी प्लेसेस में फॉरेस्ट के अंदर वायलेटेड, जो फॉरेस्ट लॉ बनाए थे उसका उल्लंघन कर दिया, यानी वायलेट कर दिया। कैसे कि जो उनको बोला गया था ट्राइबल्स को कि आप जंगल में नहीं जा सकते, फूड कलेक्ट नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, तो वो उन्होंने लॉ तोड़े कि भाई हमारा फॉरेस्ट है हम तो जाएंगे। तो यहाँ पे गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट फूड एंड ग्रेस कैटल, कि हम सब काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि कैसी सिचुएशन चल रही है, डिसोबे हो रहा है जो उन्होंने लॉज बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब क्या होता है, यहाँ पे चिंता हो जाती है किसको, कॉलोनियल गवर्नमेंट को चिंता हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, कांग्रेस लीडर को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वायलेंट क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लेसेस में। जब अब्दुल गफ्फर खान को, जो कि महात्मा गांधी के ही डिस्पाइल थे, शिष्य थे, उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को भी। और महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन, महात्मा गांधी के सॉरी जो डिस्पाइल होते हैं, मतलब जो शिष्य होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है इन अप्रैल 1930 में। अब गुस्सा आता है किसको, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्राउड को, और वो प्रदर्शन करते हैं कहाँ पे, पेशावर गली है वहाँ जाके वो मतलब डिमॉनेस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे जो आर्म्ड कार्स होती है, यानी जो स्टील की बनी होती है, वहाँ पे पुलिस क्या करती है, फायरिंग करती है उनकी जो कार होती है, जैसे कि मतलब प्रोटेक्टिंग कर सके, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बनी हुई। तो वहाँ पे जो पुलिस फायरिंग करती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो इंडस्ट्रियल्स वर्कर हैं सोलापुर में, वो भी पुलिस पोस्ट पर अटैक करते हैं जब ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं कि गांधी जी को पकड़ लिया गया है। मुंशी
पल बिल्डिंग्स जो हैं, लो कॉर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, सारे स्ट्रक्चर को जो भी ब्रिटिश रूल के सिंबल्स हैं उस पर अटैक किया जाता है वर्कर्स के द्वारा। अब यहाँ पे फ्राइटेंड गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा, उनको भी डर लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो वो पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन में चेंज कर देते हैं और भी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। पीसफुल सत्याग्राहीज वर अटैक, जो अगर कोई शांति से भी अगर अपना सत्याग्राही कर रहे थे तो उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, बुरी तरीके से उनको मारना शुरू करा और 1 लाख से भी ज़्यादा पीपल थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब जब गांधी जी ने ऐसी सिचुएशन देखी तो महात्मा गांधी ने अगेन डिसाइड करा कि मूवमेंट्स को कॉल ऑफ कर लें, और उन्होंने इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में क्या करा, इसको वापस ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो मूवमेंट है यहाँ पे 1930 में जो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को, और 5 मार्च को जो ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो गांधी इरविन के पैक्ट के साथ साइन क्यों करते हैं, क्योंकि कहते हैं ठीक है कि एक समझौता करते हैं कि वो इरविन जो आपने अभी पहले देखा था कि क्या करते हैं वो, जो उनको पहले मतलब जो राउंड टेबल फर्स्ट में आने की इनविटेशन देते हैं, जब तो उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे गांधी जी को बोलते हैं कि आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और तो हम आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे। तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला राउंड टेबल था वो तो बाइकआउट कर दिया था ना, उसमें तो गए नहीं थे। अब सेकंड जो राउंड टेबल हो रहा है लंदन में होता है, तो उनको बुलाया जाता है, तो गवर्नमेंट एग्री होती है। वो कहती है कि ठीक है, हम रिलीज़ कर देंगे तुम्हारे पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं उनको, हम रिलीज़ कर देंगे। तो गांधी जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ये थोड़ा नर्म पड़ रहे हैं, हम भी नर्म पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। हम बड़े खुश होके वो जाते हैं लंदन में कि शायद हम इंडिपेंडेंट अब हमें मिलने वाली है और वो हमारी बात सुनने वाले हैं। लेकिन दिसंबर 1931 में जब गांधी जी वहाँ पे जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो वो नेगोशिएशन क्या हो जाती है, ब्रोक डाउन हो जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता, वो बहुत उदास होकर आते हैं। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई होती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिया था। गफ्फर खान जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल चुके थे, और जो कांग्रेस थी उसको इलीगल कर दिया था, और जो जो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट मीटिंग्स उनको इम्पोज कर दिया था। अगर मीटिंग होंगी कांग्रेस की या डीप मॉनेस्ट्रेशन या बाइकआउट्स करते हैं तो उनको इस सीरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इम्पोज कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। और यहाँ पे जब तक वो आते हैं तो यहाँ इसी टाइम पे भगत सिंह को भी फांसी हो चुकी होती है। तो बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज़ होते हैं कि वो कहते भी हैं कि अब ये राउंड टेबल सेकंड में आप गए थे तो उसकी वजह से आपने वहाँ पे क्यों नहीं बात करी, आप भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, सिचुएशन को संभाल सकते थे। पर कुछ लोग गांधी जी से क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो उनको लगती है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने वो अंडर सिचुएशन थोड़ा उनके जो इरविन थे उन्होंने उनको झूठ बोला था और फैब्रिकेट करा, तो वहाँ पे वो उनके साथ महात्मा गांधी के साथ थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रेट हो जाता है। वो उनकी बात सुनते नहीं है, लेकिन गांधी जी सोचते हैं कि भाई वो हमारी बात सुन लेंगे। अब वहाँ पे जब ये देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालाकी करी है और वो इस तरीके से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे जो उनका जो ग्रेट एप्रीहेंशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो भयभीत वाला जो रूप है, उसके साथ वो अब महात्मा गांधी क्या करते हैं, रीलॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है कंटिन्यू करते हैं 1934 में, लेकिन बाद में जाके ये मोमेंटम स्लो भी पड़ जाता है। तो पहले तो सिविल डिसोबीडेंट वापस ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वायलेंट चेंज हो जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के साथ थे, लेकिन जब जब मूवमेंट फेल हो रहा था, चाहे रॉलेट था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, वो क्यों फेल हो रहा था, क्योंकि वायलेंट में चेंज हो जाना, क्योंकि वायलेंट को बिल्कुल भी गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे दोबारा जब उन्होंने पार्टिसिपेट मतलब मूवमेंट स्टार्ट करा था, तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट जो लिया था, तो अब वो किस तरीके से पहले और अब में क्या चेंज था पार्टिसिपेशन में। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में उन्होंने ज्वाइन क्यों करा था, क्योंकि उनके सबके अपने अपने विज़न थे, अपने अपने एस्पायरेशन थी। वट वर देयर आइडियल्स, उनके क्या आइडियाज़ थे, क्या आइडियोलॉजी थी स्वराज को लेकर, वो क्या समझते थे। तो अब हम देखेंगे कि कंट्री साइड में, जैसे कि देखें गांव में क्या हो रहा था, कंट्री साइड में जो रिच कम्युनिटीज़ थी वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी जो
पैट्रीदार्स हैं गुजरात के और जो जाट थे उत्तर प्रदेश के, वो चाहते थे कि एक ऐसा एक्टिव मूवमेंट जो चल रहा है, तो प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, यानी जो वो प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल क्रॉप को, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था इस मूवमेंट में कि जो वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो वेरी हार्ड हिट फेस करते हैं डिप्रेशन का, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था और प्राइसेस फॉलिंग हो गए थे, तो वो उनको जो कैश इनकम थी उनकी बिल्कुल डिसअपियर कम होती जा रही थी। तो उनकी एक आशा थी कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट उनके ऊपर रिवेन्यू लगाई जा रही है तो वो कम हो जाए, यानी वो चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या कर ले, ये रिड्यूस कर दे रिवेन्यू, मतलब कम कर दे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ल कर दिया, मना कर दिया कि हम रिवेन्यू को कम नहीं करेंगे। तो जो उनका आप देखेंगे कि इस तरीके से असंतोष था, रिजेंटमेंट था, तो वो फैल गया कि भाई हमारी डिमांड जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। तो वो ये सोच के सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट में आते हैं। रिच पीजेंट्स जो हैं वो बड़े एंथुजिस्टिक सपोर्ट्स के साथ सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट में आते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो रिलेक्टेंट मेंबर्स भी होते हैं जो आना भी नहीं चाहते उनको भी फोर्सली वो पार्टिसिपेट करवाते हैं, बाइकआउट करवाते हैं, जो बाइकआउट प्रोग्राम है उसमें भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। वो फाइट करते हैं स्वराज के, वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हिज रेवेन्यू। लेकिन उनका स्वराज का मतलब क्या था? उनका स्वराज का मतलब था फाइट फॉर स्वराज के साथ साथ वो चाहते थे वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनका स्वराज मतलब हाई रेवेन्यू कम हो जाए जो उन पर लगाया जाता था, जो रिच फार्मर थे। ध्यान रखना, अब यहाँ दो कैटेगरी पढ़ेंगे। डीपली डिसअपॉइंट हो गए जब उन्होंने 1931 में उनको बिना उनका रिवेन्यू कम भी नहीं हुआ और ये मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन जब 1930 में दोबारा स्टार्ट होता है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं किसान, रिच फार्मर के, हम पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। ऐसे जो पुअर पीजेंट्री होते हैं, गरीब होते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं कि हमारा रिवेन्यू कम हो जाए। कम तो ये भी कहते हैं रिवेन्यू हमारा कम हो जाए, लेकिन साथ के साथ जो जैसे स्मॉल टेनेंट्स थे, यानी जो खेती के लिए लैंड बड़े बड़े लैंड ओनर से रेंट पे लेते थे, वो कहते थे हमारा लैंड पे जो रेंट है वो कम हो जाए साथ के साथ। अब देखो, पुअर की पीजेंट्री की बात अलग है, तो डिप्रेशन कंटिन्यू चल ही रहा था, इनकम तो कम हो ही रही थी, ड्विंडल्ड हो रही थी, और जो स्मॉल टेनेंट्स हैं वो डिफ़िकल्ट फेस कर रहे थे रेंट पे करने में। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है कि वो चाहते हैं कि जो रेंट अभी तक हमने नहीं दिया वो लैंड लॉर्ड को ना देना पड़े, वो माफ़ हो जाए, रिमिट हो जाए। तो जॉइन वर रेडिकल मूवमेंट्स, वो इसीलिए रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि रेडिकल मूवमेंट्स तो था ही मतलब ऐसे पीजेंट्स का, वर्कर्स का, कि वही इन लोगों का। तो ये इसीलिए इन्होंने ज्वाइन करा था कि बहुत सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा ये चलाए भी जाते थे मूवमेंट। और अप्रेसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट रिच पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग सपोर्ट टू नो रेंट कंपेनिंग इन मोस्ट प्लेसेस। दैट मीन्स बहुत सारे प्लेसेस पे जब कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं करना चाहती थी किसको, इनको, जो उनके जो इश्यूज़ हैं गरीबों के, जो गरीब पीजेंट्स हैं उनके इश्यूज़ को नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि उनको डर था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनके पीछे हट जाएंगे, उनको इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि रिच फार्मर पार्टी को सपोर्ट करती थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करना या किसी चीज़ से सपोर्ट करना, तो वो कंपेन में साथ नहीं देना चाहती थी कांग्रेस। सो इनके रिलेशन थोड़े से पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच में अनसर्टन रहे, यानी दोनों के बीच में कोई इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं दी। वहीं पे अब देखेंगे व्हाट अबाउट ऑफ द बिजनेस क्लासेस के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के देखेंगे तो वहाँ क्या चल रहा था स्टूडेंट। हाउ डिड दे रिलेटेड टू द सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट, वो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट बिकम पावरफुल। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस मर्चेंट्स थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप करी थी, और क्योंकि पता है ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी वहाँ पे किस चीज़ की चल रही थी, डिमांड थी किसकी, इक्विपमेंट्स की और आर्मी सामान की। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं कुछ लोग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, बहुत प्रॉफिट भी कमाते हैं, पावरफुल भी बन जाते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि इनका बिजनेस और भी बढ़े, और जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं ये उनके अगेंस्ट थे, कि वो हमारे जो बिज़नेस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं वो नहीं होनी चाहिए, यानी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ लगाती हैं वो ख़त्म होना चाहिए। इनकी ये डिमांड थी डिसोविडेंस मूवमेंट्स को लेकर।
दे वॉन्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। और ये कहते थे कि फॉरेन से जो गुड्स है वो इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए, और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वो डिस्कैरेज इम्पोर्ट्स। दैट मीन्स वो बोलते थे कि जो इम्पोर्ट्स है उसको कम करना चाहिए, जो फॉरेन एक्सचेंज की रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उसको कम करना चाहते थे, यानी रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसी है वो अपनाना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनाइज करा एक बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर अपने कंप्लीट करने के लिए, यानी बिजनेस इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में इन्होंने अपनी एक समिति बनाई, और साथ में फिर फिकी की इन्होंने एस्टेब्लिश करी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में। अब इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पुरुषोत्तम दास हैं, ठाकुर दास हैं, जीडी बिरला हैं, ये किसके खिलाफ थे? ये चाहते थे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने हमें कंट्रोल कर रखा है उस वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब अब हर तरीके से ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाए इकोनॉमिक से, और सपोर्ट मिले। इसीलिए उन्होंने सपोर्ट करा था सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में फर्स्ट टाइम पे जब लॉन्च हुआ था। लेकिन जब फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्ट गुड्स, और दे गेव उन्होंने बोला भी था कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस जितने भी हैं उसको, और मतलब जो भी वहाँ के लेन देन चलता था बाहर से या इंपोर्ट होता था, वो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे फ़ॉरेन के साथ। तो बिजनेसमैन जो थे उन्होंने स्वराज को देखा, और किस तरीके से देखा कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाती है बिजनेस पे वो ना लगाए, जॉब करती है, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री है जो फ्लरिश कर सके विदाउट कंस्ट्रेंट्स, यानी कोई बाधा ना हो, वो कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ ना बना सकें जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे लेकिन वो फेलियर, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, जब गांधी जी जाते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस ग्रुप जो है उनकी जो यूनिफॉर्मली होती है एंथुजाइस्टिक, वो क्या होता है, बिल्कुल लॉस हो जाता है, उनका उत्साह टूट जाता है, और वो यहाँ पे अप्रहेंसिव, दे वर एप्रेहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। और यहाँ पे वो कौन सी उग्र एक्टिविटीज़ ज़्यादा फैल जाती हैं, और वो वरिड हो जाते हैं कि क्या होगा, डिस्ट्रप्शंस ऑफ बिजनेस की तरफ जो उनका ध्यान था बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एज वेल एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि उनको ये भी डर था कि जो सोशलिज्म लोग हैं, वो जो यंगर हैं कांग्रेस के अंदर, जो सोशलिज्म के आइडिया पे काम कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना रशिया के अंदर सोशलिज्म आइडिया 9th क्लास के अंदर, इक्वलिटी होनी चाहिए और इक्वल शेयर होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कुछ ही के हाथ में पावर होती है वो नहीं होना चाहिए, वर्कर्स का भी वर्कर का डोमेन होना चाहिए। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के जो कांग्रेस के अंदर लीडर थे बिजनेसमैन, को उनसे भी डर था कि ये अब जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, किसके थ्रू, जो उन्होंने सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया था। तो यहाँ पे देखने को मिला कि जो अब देखेंगे वर्किंग क्लास का क्या चल रहा था, जो मजदूर थे, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं लिया था, सिर्फ नागपुर में देखने को मिला था। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के कम क्लोजर टू सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टे लूफ, यानी अलूफ, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के क्लोजर थे, तो वर्कर्स से वो जो कांग्रेस थी वो दूरी बना के रखती थी, क्योंकि जो पैसे थे, जो हेल्प थे का पार्टी को, जो फाइनेंशियल्स हेल्प देता था, कौन देते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट देते थे। तो कांग्रेस अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो फिर वो उनको सपोर्ट नहीं देंगे ना, तो इसीलिए वर्कर्स की ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी पार्टी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, पर इन सब चीज़ों के अलावा भी वर्कर्स जो थे वो पार्टिसिपेट लिया उन्होंने सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में, और उन्होंने सिलेक्टिवली अडप्टिंग करा सम ऑफ आइडिया ऑफ गांधी प्रोग्राम के थ्रू, उन्होंने बाइकआउट करा फॉरेन गुड्स को, और उन्होंने अपने ही मूवमेंट को इसको लिया। जैसे कि क्या सोचा उन्होंने इस मूवमेंट को लेके, लो वेजिस होने चाहिए, काम के घंटे कम होने चाहिए, और जो स्ट्राइक्स हैं रेलवे वर्कर्स में वहाँ पे हुई 1930 में, और डॉक वर्कर्स में हुई 1932 में, लोगों ने स्ट्राइक्स भी करी वर्कर्स ने। और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे जो कि छोटा नागपुर में टिन माइंस में वहाँ
और पार्टिसिपेट करा, प्रोटेस्टिंग रैलिंग निकाली और बाइकआउट करा, कंपेन चलाए। लेकिन कांग्रेस जो थी फिर भी वो रेलेक्टेंट बिहेव कर रही थी कि उनको इतना सपोर्ट नहीं दे रही थी, बच रही थी, वर्कर्स को इंक्लूड नहीं कर रही थी उनकी डिमांड को अपने प्रोग्राम में, अपने स्ट्रगल में। और फेल्ट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस। यहाँ पे वो महसूस कर रहे थे कि अगर हम ऐसा करते हैं कांग्रेस, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर हो जाएंगे और यहाँ पे जो इंटीरियल इंपीरियल फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये भी था कि लार्ज वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी। पहली बार इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा। अब गांधी जी जब सॉल्ट मार्च उनका चल रहा था, तो उस टाइम पे वुमेन इकट्ठा होती थी, घर से बाहर निकलती थी, उनको सुनती थी, उनके और पार्टिसिपेट भी उन्होंने लिया प्रोटेस्टिंग करने में, मार्चिंग करने में और सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करने में, एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ्स को मतलब बंद करने में, और दुकान जो शराब की दुकानें थी, लिकर शॉप्स को बंद करने में। बहुत सारी वुमेन जेल भी गई, और जो अर्बन एरिया की जो वुमेन्स थी, शहरों में हाई कास्ट की फैमिलीज थी, वो भी पार्टिसिपेट ले रही थी। रूरल में जो रिच पीजेंट्स की हाउस होल्ड्स, जो अमीर पीजेंट्स की वाइफ थी, वो पार्टिसिपेट लेती थी गांव में भी। तो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ रहा था। लेकिन गांधी जी फिर भी कहते थे कि जो हाँ, गांधी जी कि वो मूव हो रही थी गांधी जी की एक पुकार पे, यानी जब हम उनको सर्विस दे रहे हैं, वुमेन क्या सोचती थी, नेशन के लिए जो हम सर्विस दे रहे हैं, ये हमारी सेक्रेड ड्यूटी है वुमेन्स की, तो हमें करनी चाहिए। और वो अपनी क्या करती हैं, जो अपना जो रोल है, ये सब करने के बाद भी जो इतना इंक्रीज नहीं हो पाया, मतलब वुमेन का डोमेन सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा डोमेनफुल नहीं था। यानी रेडिकल चेंज तो जो आप देख रहे हैं, इतना तेज़ी से चेंज नहीं आया वुमेन की पोजीशन में, चाहे वो उन्होंने पार्टिसिपेट ही क्यों ना ले लिया हो। यानी गांधी जी खुद भी मानते थे, कन्विंस करते थे कि जो वुमेन्स की ड्यूटी है वो क्या है, अपना घर देखे, चूल्हा चौका देखे और बच्चों को पाले और घर एक अच्छी वाइफ बने, औरतों का यही रोल है। तो कांग्रेस में बहुत टाइम तक उनकी पोजीशन ना के बराबर थी, कांग्रेस उनको इग्नोर से ही कर रही थी, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें अथॉरिटी में वुमेन्स का कोई इतना रोल नहीं था। सिंबलाइक प्रजेश अभी उनकी सिर्फ प्रजेंस यहाँ पे दिखाई है। अब यहाँ पे लिमिट भी है सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की, यानी ऐसी क्या कमियाँ थी कि जो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो है क्या नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सोशल जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट